नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आप मेरे सारे दर्शक प्यारे बहनों और भाइयों, एक चीज़ मुझे बताइए कि कोई आदमी जब कोई गलती ना करे, सही काम करे, तो क्या वो सफाई देता है? जब उसका काम सही है, जब वो सही रास्ते पर है, उसका निर्णय सही है, तो वो सफाई क्यों देने लगा? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार के जो हमारे नीतीश बाबू हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी थी। उसमें जो विपक्ष के लीडर हैं तेजस्वी यादव, वो और नीतीश बाबू की बैठक होनी थी, तय है। वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई नई बात नहीं है कि दोनों नेता एक टेबल पर कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। तो उस बैठक के बाद आपने देखा कि भाई सूचना आयुक्त की यस और नो में नियुक्ति होती है। विपक्ष के नेता का कोई खास रोल इसलिए नहीं होता कि वो अकेला होता है, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति तो नीतीश कुमार द्वारा नामित व्यक्ति था, नीतीश खुद थे, और एक तेजस्वी, 3 लोगों का काम होता है। मैं समझता हूँ उस बैठक में 2 मिनट का भी काम नहीं था, क्योंकि यस नो करनी थी। तेजस्वी यादव ने अपनी मोहर लगा दी, ठीक है भैया, हो गया, नियुक्ति हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों नेता घंटे भर तक एक ही कमरे में बिल्कुल अकेले बात करते रहे। इसके अर्थ क्या है? ये बात कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और विपक्ष का नेता उनके साथ है। तो एक सच्ची और वाजिब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश बाबू वहाँ सरकार चला रहे हैं, और यदि ऐसा वहाँ पे हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये उन्होंने कई चीज़ें चर्चा की होगी, निश्चित तौर पर की भी होगी, और उसके बाद जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो तेजस्वी यादव ने बाहर आकर के एक बार नहीं कई बार कि बिहार में अब खेला होने वाला है। वो जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पत्रकार उनसे बात करते हैं, तो बिहार में खेला की बात शुरू कर देते हैं। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत दर्द हुआ, और जैसे ही ये मसला आगे बढ़ा तो जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय अध्यक्ष हैं, वो तत्काल हवाई जहाज पकड़ा और पटना पहुंच गए। वो सीधे कहीं और नहीं गए। भाई बीजेपी अध्यक्ष का काम होता है अपनी पार्टी के दफ्तर जाना, या अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलना, या किसी रैली को संबोधित करना, लेकिन वहाँ कहीं नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं था। वो सीधे नीतीश बाबू के घर पहुँच गए। क्या कारण है? क्या नाराज़गी है? ये अफवाहें क्यों उड़ रही हैं? सारी चीज़ें। दोनों की मुलाकात हुई काफ़ी देर तक, और उसके बाद फिर नीतीश बाबू बाहर आए। आप जानते हो पत्रकार भी बड़े ढीठ होते हैं, वो जब तक अंदर की खबर नहीं निकाल लेते तब तक हटते नहीं हैं। और चूंकि उनका एक निश्चित तौर पर एक पेशा होता है कि जब तक उनके 7W पूरे नहीं हो जाते, मतलब W से मेरा मतलब है, W से मतलब क्वेश्चन से मतलब है, जब तक उनके क्वेश्चन और सवाल पूरे नहीं हो जाते तब तक वो पूछते रहते हैं, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों आए, क्यों गए, ये सारी चीज़ें, कब, कौन, कहाँ, कैसे। ये पत्रकारिता का एक नियम है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी जानना चाहिए कि जब तक स्टोरी पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसके सारे W का आंसर नहीं मिल जाता, तब तक पत्रकार पीछे लगे रहते हैं किसी भी घटना के बारे में, किसी भी नेता के बारे में। तो ये सारी बातें हुई और नीतीश बाबू ने सफाई दी कि नहीं, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये बात फिर आई गई हो गई। अब ये तो बात वहाँ हो गई, कैसे आए, क्या हुआ, कि नहीं, कुछ ऐसी औपचारिक बैठक थी बीजेपी के अध्यक्ष के साथ में। खैर, अब उसके बाद वो रोजाना सफाई दे रहे हैं। अब उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछता, कोई प्रश्न भी नहीं उठा रहा, लेकिन नीतीश बाबू हैं कि वो जहाँ भी पत्रकार मिल जाते हैं उनको अपनी बात कहते हैं कि अब कुछ नहीं, हमसे भूल हो गई, हम जो इधर उधर भटके और ये वो। लेकिन अब इन सब चीज़ों की सफाई की ज़रूरत क्या है? नीतीश कुमार का एक इतिहास रहा है कि वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं जब उनको पाला बदलना होता है, तो वो इसी तरह से बातें करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि नीतीश
वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ बीजेपी के साथ में क्या होगा, उनको चिंता हो रही है अगले चुनाव की। बिहार में जो अगला चुनाव है वहाँ सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। पिछले चुनाव में मैं आप देखिए, अब राजनीति की बातें करनी है तो मैं आपको सुना देता हूँ। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आगे करके उन्हें ढक्कन कर दिया, और वो भी चिराग पासवान भी उनके बीजेपी के साथ हैं। हालांकि वो उनके कार्यकर्ता ने कुछ उनकी शिकायतें कर दी हैं जिस पे वो इस समय तिल मिलाए हुए हैं। उनकी पार्टी भी टूटने के कगार पर है। इस तरह का कुछ मामला चल रहा है। हो सकता है सदस्यता रद्द हो जाए, चूँकि उसमें झूठ बोला गया है। जो नॉमिनेशन होता है उसमें जो शपथ पत्र होता है, और भी कई एक चीज़ें छुपाई गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें कोर्ट में, चुनाव आयोग के सामने, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे पत्र लिखे गए हैं शिकायतों के कि चिराग पासवान की सदस्यता रद्द की जाए। खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब नीतीश बाबू को ये खटका है कि शायद मेरा ही वोट, जो मेरी पार्टी का वोट बैंक है, वही खत्म हो जाएगा। कितने कारण हैं। पहला कारण मैं आपको बता दूं, नीतीश बाबू की पार्टी में 12 सांसद हैं, मिला क्या एक छोटा सा पद दे दिया कैबिनेट का लल्लन सिंह को दे दिया, खुश कर दिया। बाकी 11 सांसदों का क्या होगा। नाराजगी इस बात की सबसे बड़ी है, जबकि तेलंगाना वालों को, उनके शायद 18 सांसद हैं, उनको और भी कई एक पद दिए गए हैं। तो एक बात तो ये नाराजगी है। दूसरी बात, उनको ये लग रहा है कि जो वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया है, वक्फ बोर्ड एक्ट का, इसको उस समय जो नाराजगी थी, केसी त्यागी ने कहा था कि ये बिल ठीक नहीं है, तो ये बिल जो है उस समय पास नहीं हो पाया, और उन्होंने जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी में रोजाना झगड़ा हो रहा है, और निश्चित तौर पर वो अगले जो संसद शीतकालीन सत्र है, उस सत्र में उस बिल को फिर लाने की कोशिश होगी। नीतीश बाबू इस बात से भी नाराज है। नीतीश को आप जानते हो, नीतीश के पास मुसलमानों का भी वोट है, और ये वक्फ एक्ट यदि पास करा दिया नीतीश बाबू की पार्टी के रहते, तो निश्चित तौर पर पार्टी खत्म हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान पूरी तरह से इस बात पर एग्री है। हालांकि किसी मौलवी साहब ने किसी जगह एक बयान दिया है कि हमने सबसे बात कर लिया कि वक्फ बिल पास नहीं होगा और ना संसद में लाने देंगे हम। तो अभी तक इस तरह से मुसलमानों को डांटे हुए हैं अपने पक्ष में, लेकिन ये यदि बिल पास हो जाता है तो बहुत बुरी गत हो जाएगी। एक बात तो ये है। तो दूसरी बात, मैंने सांसदों वाली बात बताई, ये बहुत ही ढीला खुला रास्ता है कि कहीं छिटक न जाए, कुछ हो न जाए। तो इसके लिए सारी तैयारियां पहले से चल रही हैं, और वो बार बार अभी इस चीज़ का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि कब क्या होगा। अभी वो कहते हैं नहीं, हम जहाँ हैं वहीं हैं, हमारी कहीं कोई जाने की तैयारी नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है। अब मैं आगे की बात करूँगा आपसे। हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नीतीश बाबू अब पूरी तरह से इस इंतज़ार में हैं कि मोदी को कब गच्चा दिया जाए और किस समय दिया जाए। अब इस समय देखिए, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र को रोक के रखा गया है कि जब उनके पक्ष में होगा माहौल महाराष्ट्र का, तब हम चुनाव कराएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग उनके सारे कहने मानता है, कठपुतली के रूप में काम करता है, सारी दुनिया जानती है। उसमें कुछ इफ एंड बट करने की कोई बात नहीं है। दूसरा, चुनाव डिक्लेयर कर दिए तो वो पहले हरियाणा को परखना चाहते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मामले में तो मालूम है कि वहाँ उनका कुछ है ही नहीं। शायद तमाम सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। वैसे खींचतान चल रही है, कार्यकर्ता जो भी बीजेपी का है वो चुनाव लड़ना चाहता है। हर आदमी, जो बड़ी पार्टी होती है, उस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि मैं छोटे से चुनाव लड़ जाऊँगा तो मेरा नाम हो जाएगा, पैसा कमा लूँगा, चंदा कर लूँगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही तयशुदा बातें हैं। खैर, हरियाणा में बहुत खेल खराब हो रहा है। जब चुनाव कराने की घोषणा की गई तब लग रहा था नरेंद्र मोदी जी को कि शायद हमारे साथ में पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन अब आप ये देखिए कि जब से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की है, और फोगाट की जो सीट डिक्लेयर हुई है
उसके बाद तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, कम से कम 100-200 नेता अब तक छोटे मोटे इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है वो भी भाग रहे हैं, बाकी जिनको लग रहा है कि अब हरियाणा कांग्रेस के हाथ में जाने वाला है तो वो भी भाग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इधर से उधर शिफ्ट होने की कोशिश में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस ने जो उम्मीदवारी का फार्म बांटा था उसमें 20,000 रुपया एक प्रत्याशी से लिया और उसके बावजूद भी 2,500 फार्म आए। तो ये कितनी बड़ी बात है, 90 सीटें हैं, 2,500 फार्म है, छटनी करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन फोगाट के आने से मैं समझता हूँ पूरी जो हरियाणा की जो कहानी है वो ही पूरी पलटती नज़र आ रही है। क्योंकि फोगाट ने कोई ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही यहाँ तक आ गई हैं, उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वो इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। देखिए, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि होगा क्या, 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा, क्योंकि सारे जितने भी रिजल्ट हैं उसी दिन खोले जाएंगे, जम्मू कश्मीर का भी और हरियाणा का भी। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक शिकायत करके चुनाव को, जहाँ 1 अक्टूबर को चुनाव होना था उसको 5 अक्टूबर को करा लिया है, बस इतना है फ़र्क है। और उसके बाद फिर 8 अक्टूबर को सारे मतों की गिनती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश बाबू अब इस ताक में बैठे हुए हैं कि यदि हरियाणा हाथ से निकलता है, जम्मू कश्मीर हाथ से निकलता है, इसी दौर में हम पूरी कहानी को पलट डालेंगे। क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी की जो आज हालत है, जैसे मैं आपको ये बता दूं कि आज पहले 2019 के चुनाव में 100% थी, इस समय नरेंद्र मोदी की हालत 75% रह गई है। लेकिन हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हारने के बाद मोदी की, मैं समझता हूँ, हैसियत 50% रह जाएगी, जो पहली उनकी जो रुआब था उसमें से। तो नीतीश इसी बात के इंतजार में है कि जितना मोदी नर्वस होंगे, जितना नीचे उनका ग्राफ आएगा, उसी समय हमारी पार्टी के लोग भी ना तो विरोध कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, और हम एकदम से लात मार देंगे सरकार में। एक चीज़ और है, वो नहीं चाहते कि ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है ये शीतकालीन सत्र में भी लाया जाए। असली मुद्दा ये भी है, क्योंकि यदि ये बोर्ड आ गया तो सत्ता में, इस समय वही सत्ता तो उनके हाथ में है, बिल को पास करा लेंगे। ये इन प्रकार पहले भी आपको मालूम है, झटके में बिल पास कराते रहे, सांसदों को निलंबित कर दिया या बाहर फेंकवा दिया और उसके बाद बिल पास हो गए। तो पक्ष में कितने, विपक्ष में कितने, हमने रोज़ सुने ये नारे संसद में बैठ करके, वो सब बिल पास हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी कहानियाँ जो नीतीश बाबू के दिमाग में चल रही हैं, उन्हें शायद कोई नहीं जानता। उन्हें या तो लालू यादव जानते हैं या फिर नीतीश खुद जानते हैं। हमें लग रहा है कि वो इस बात के भी इंतजार में है कि वो विधानसभा भंग कर दें और चुनाव में भेज दें इसको, बिहार को। वो जल्दबाजी भी इस बात की भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ दिवाली के बाद, जनवरी के आसपास, ये शायद इस सरकार की अंतिम विदाई हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं रह गए हैं, वो LOP के नेता हैं और उनके पास पल पल की सारी खबरें पहुंचती हैं कि अब देश में क्या हो रहा है, प्रदेशों में क्या हो रहा है, दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है। अब तो मैं समझता हूँ, ये समझ लीजिए इंटेलिजेंस भी उनको सीधे रिपोर्ट कर रही है। वो किसी को बताते नहीं हैं, कोई बात नहीं है, मैं कोई दावा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राहुल गांधी तक सरकारी तौर पर पहुँच रही हैं। जैसे अभी आपको पता है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वायनाड, जब वो दौरे पर थे तो वहीं रात में 1:45 बजे उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे घर पर छापा पड़ने वाला है। ये खबर कहाँ से आई? आज तक सरकार ने उस बात का खंडन नहीं किया है, ना ही ED ने किया है। तो ये खबरें कहाँ से आई? अंदर से आई। उन्होंने कहा ये डिपार्टमेंटल सूचना है मेरे पास, इस बात का कौन खंडन करे? तो मैं समझता हूँ नीतीश बाबू इस बात का इंतजार जरूर कर रहे हैं कि आगे मोदी का क्या होने वाला है। अब बिहार की कुछ रिपोर्ट्स वहाँ के पत्रकारों के जरिए हम आपको सुनवाते हैं, और ये हमने उनकी क्लिपिंग आपके सामने हम पेश इसलिए कर रहे हैं कि केवल ये व्याख्या हमारी नहीं है, और भी पत्रकार हैं देश में तमाम, वो भी इस बात को मानते हैं कि बिहार में चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और
नीतीश कुमार को हटाने की या गिराने की और पार्टी को और कमज़ोर करने की कहानियां सामने आ रही हैं। तो अब हम चलते हैं, ये वहाँ के एक पत्रकार हैं डीवी लाइव से, वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनके पास चलते हैं। उनकी कुछ आवाज़, उनकी जो महिला पत्रकार हैं उनकी आवाज़ में हम कुछ चीज़ें आपको सुनवाते हैं। देखिए। बीजेपी अपने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश में लग गई है। चिराग पासवान से हाल ही में पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनसे मिलने पहुंचे। और चिराग पासवान से इतनी मुलाकात क्यों हो रही है, इसकी वजह आप सभी जानते हैं। खैर, आगे बढ़े तो पशुपति पारस को भी अपने पाले में रखने के लिए उन्हें राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिससे पारस दूसरे खेमे में ना चले जाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारे तो बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा, जिससे कुशवाहा बीजेपी के साथ रहे। नीतीश कुमार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। गया में पाथवे उद्घाटन और पितृपक्ष को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से गया सांसद जीतन राम मांझी ने बहिष्कार कर दिया और इस बहिष्कार के लिए मांझी ने नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा दिए कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। अगर बैठक में जाता और मीडिया कुछ सवाल करता तो जवाब नहीं दे पाता, इसलिए बैठक से दूरी बना ली। यानी साफ साफ कहा जाए तो ये है कि अभी बिहार की जो स्थिति है या बिहार की राजनीति में उथल पुथल है और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दूसरी संभावनाएं तलाश रहे हैं और उसके कई मुद्दे हैं, जिसमें से विशेष राज्य का दर्जा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव और विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और इस चीज को इसलिए भी ऐसे जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब नीतीश ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था तो उससे पहले भी विपक्ष ने जाति जनगणना के मुद्दे पर उस पर दबाव बनाया था नीतीश सरकार पर और उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था और एनडीए को छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया था। और ऐसी ही स्थितियां आप देखने को मिल रही हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जब मुलाकात करने पहुंचे तब उन्होंने अपने उन मुद्दों के बारे में जानकारी दी कि किन मुद्दों पर नीतीश कुमार से बातचीत हुई और उस मुलाकात के बाद से ही इस तरह की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया है। इस तरह के कयास लगने लगे हैं कि एक बार फिर से बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जो जानकार दावा कर रहे हैं वो ये एक पुराना वीडियो चलवाया जा रहा है, थोड़ी अलग है। वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके ऊपर जो पलटू राम का जो टैग लगता है उसे वो हटा सके और इसीलिए विधानसभा भंग करने की प्लानिंग जो है नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। हमने अपने इस वीडियो में आपको डीवी लाइव चैनल से एक ये रिपोर्ट दिखवाई। ये खास तौर पर बिहार पर बहुत ही फोकस और अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं ये लोग और पूरी जानकारी गहराई से देश की जनता के सामने रखते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम डीवी लाइव की एक खास जो स्पेशल रिपोर्ट है उसको भी हम अपने इस वीडियो में जोड़ करके आप तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।